Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर हमला बोला है। राहुल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी की वोट अधिकार रैली में शामिल हुए। उन्होंने चुनाव आयोग और सरकार पर आरोपों की बौछार कर दी। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं। 25 सीट ऐसी हैं जिन्हें भाजपा ने 35,000 या कम वोट से जीता। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग को पिछले 10 साल की देश की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी देनी चाहिए। ये सब नहीं देंगे तो क्राइम है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जिनके खून में इस संविधान का डीएनए, आपको याद होगा कि कर्नाटका की सरकार चोरी की गई थी, पैसा देकर चोरी की गई थी। और मैं आपसे अब कह रहा हूं 100% सबूत के साथ कि लोकसभा में भी आपसे चोरी की गई। बीजेपी की विचारधारा इस संविधान के खिलाफ, और ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का हथियार है। और हर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता इसकी रक्षा करेगा। और इलेक्शन कमीशन को एकदम हिंदुस्तान की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट पिछले 10 साल की हमें दे देनी चाहिए, और वीडियोग्राफी भी दे देनी चाहिए। राहुल गांधी के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी चुनाव आयोग पर इलेक्शन में धांधली को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि जब इतना बड़ा खुलासा किया गया है तो आपको इसकी जांच करनी चाहिए। The evidence is in front of them. Have they investigated it? How can they say it is wrong unless they investigate it? There can be no matter bigger than this. This is the democracy of our nation. It's not a joke. And it's not about one party or another party. If they have not investigated it, they cannot say that it is rubbish. I'm sorry, they have a bigger responsibility. If they feel that their responsibility is only to the BJP and only to one party, then they need to rethink it. Because as my brother said, a day will come when other people are in power. And then those who have colluded with this kind of complete destruction of our democracy will have to answer for it. And they should be aware that they will have to answer for it. वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया है। राहुल ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी और भाजपा से मिली भगत का आरोप लगाया था। इस पर चुनाव आयोग के सूत्रों ने कहा कि अगर कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता अपने विश्लेषण पर विश्वास करते हैं और मानते हैं कि चुनाव आयोग पर उनके आरोप सही हैं, तो उन्हें शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर राहुल ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने विश्लेषण, निष्कर्षों और बेतुके आरोपों पर विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। इसलिए उनके पास 2 विकल्प हैं, या तो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करें या चुनाव आयोग पर बेतुके आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगें। कांग्रेस ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के प्रस्तावित अमेरिकी दौरे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच विशेष संबंध का दावा अब पूरी तरह बेनकाब हो गया है। रमेश ने एक्स पर लिखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिसकी भड़काऊ और सांप्रदायिक टिप्पणियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पृष्ठभूमि तैयार की थी, अब अमेरिका का प्रिय बन चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 18 जून को उसे वॉशिंगटन में भोज पर आमंत्रित किया था। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि मोदी सरकार अमेरिका से अपने घनिष्ठ रिश्तों का दावा करती है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने जनवरी से अब तक भारत में कोई स्थायी राजदूत नियुक्त नहीं किया है। उन्होंने कहा कि चीन जैसे अन्य अहम देशों में ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि भारत अब भी इंतजार में है। रमेश ने इसे भारत की कूटनीतिक स्थिति पर गंभीर संकट बताते हुए मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। संसद के मानसून सत्र का 15वां दिन भी हंगामे की भेंट
चढ़ गया। विपक्षी दलों ने बिहार की SIR पर चर्चा कराने की मांग को लेकर संसद के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। राज्यसभा में विपक्ष के विरोध के चलते पहले सदन को बीच में स्थगित किया गया। बाद में दोबारा कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हंगामा नहीं थमता देख राज्यसभा को 11 अगस्त तक सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह का आखिरी कार्य दिवस था, लेकिन सरकार आज भी SIR पर चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई। तीसरे सप्ताह का आखिरी वर्किंग डे था, आज भी सरकार तैयार नहीं हुई कि वो चुनाव सुधार पर SIR पर चर्चा कर सके। कल श्री राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन के ही डॉक्यूमेंट से ये साबित कर दिया निश्चित साक्ष्य के साथ कि जबरदस्त घपला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला वापस ले लिया जो उसने खुद 4 अगस्त को दिया था। उस पहले फैसले में कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार को अब से लेकर रिटायरमेंट तक कोई भी क्रिमिनल केस नहीं सुनना चाहिए। इसके अलावा उन्हें अब सीनियर जज के साथ ही बैठना चाहिए। लेकिन जब इस आदेश पर काफी सवाल उठे तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला बदल डाला। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन थे, उन्होंने साफ किया कि वो इस आदेश को वापस ले रहे हैं। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जज पर सख्त टिप्पणी की तो इस पर काफी आलोचना हुई। फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने खुद जस्टिस पारदीवाला की बेंच को एक पत्र लिखा। इसमें उन्होंने आग्रह किया कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ दिए गए निर्देशों पर फिर से विचार किया जाए। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 जजों ने भी अपने चीफ जस्टिस को लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ED को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि वो ठग की तरह काम नहीं कर सकती और उसे केवल कानून की सीमाओं में रहते हुए कार्रवाई करनी होगी। ये टिप्पणी कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत ED को गिरफ्तारी की शक्ति देने वाले अपने ही 2022 के फैसले पर दाखिल समीक्षा याचिकाओं की सुनवाई के दौरान दी। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइया और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने साफ कहा कि ED की कार्यप्रणाली और छवि को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। जस्टिस भुइया ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 5 साल में ED ने करीब 5000 मामले दर्ज किए, लेकिन सजा की दर 10% से भी कम है। गौरतलब है कि जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी बनाम भारत सरकार केस में ED को गिरफ्तारी, संपत्ति जब्त करने और तलाशी लेने जैसी शक्तियों को बरकरार रखा था। इस फैसले पर अब सांसद P चिदम्बरम समेत कई लोगों ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर की हैं। कोर्ट अब इस अहम मामले पर विस्तृत सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर न्यास समिति के संचालन पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं देता, तब तक 2025 के अध्यादेश के तहत बनी समिति निलंबित रहेगी। अब मंदिर प्रबंधन के लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में नई समिति बनाई जाएगी, जिसमें सरकारी अधिकारी और गोस्वामी समुदाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार ने कोर्ट में सफाई दी कि उसकी मंशा मंदिर या उसकी संपत्ति पर कब्जा करने की नहीं, बल्कि भीड़ और प्रबंधन सुधारने की है। इससे पहले कोर्ट ने मंदिर समिति से पूछा था कि मंदिर निजी हो सकता है, लेकिन देवता सबके हैं। उत्तरकाशी के धराली गांव में हुए हादसे का आज चौथा दिन है। अभी भी 100 से 150 लोग लापता हैं। वे मलबे में दबे हो सकते हैं। पूरी तरह से रेस्क्यू शुरू होने में 4 दिन और लग सकते हैं। धराली गांव के 80 एकड़ में 20 से 50 फीट तक मलबा फैला है। इसे हटाने के लिए सिर्फ 3 JCB मशीनें हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश के लिए हाईटेक थर्मल सेंसिंग उपकरण और बड़ी मशीनें चाहिए, लेकिन ये सामान 60 किलोमीटर दूर भटवाड़ी में 2 दिन से अटका हुआ है। धराली तक सड़क खुलने में 3 से 4 दिन और लग सकते हैं। इस मामले में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। NDRF के DIG गंभीर सिंह चौहान ने कहा कि कल ऑपरेशन बेहद सफल रहा, जिसमें करीब 400 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। और देखिए, कल जैसा जो ऑपरेशन हुआ बहुत सफल ऑपरेशन रहा। लगभग 400 लोगों को सकुशल वहां से निकाला गया है। आज भी सुबह 6 बजे से ऑपरेशन जारी है और
मातली हेलीपैड से भी और देहरादून हेलीपैड से भी हेलीकॉप्टर्स लगातार लोगों को निकाल रहे हैं। मॉर्निंग से अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग 150 लोगों को निकाला जा चुका है और जो वहाँ पर 300-400 लोग अभी हैं उनको भी उम्मीद करते हैं कि मौसम अगर साथ देगा तो हम आज इस ऑपरेशन को सभी एजेंसी मिलकर पूरा कर लेंगे। एनडीआरएफ की हमारी 4 टीमें वहाँ पे लगी हैं जिसमें लगभग 110-12 लोग हैं, जिसमें हर तरह के जो टेक्निकल स्टाफ्स हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, सर्च स्टाफ हैं और हमारे जो डॉग्स हैं स्पेशलिस्ट, वो सभी वहाँ पर तैनात हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी जिले में पुनौरा धाम मंदिर के पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखी। इस मंदिर को देवी सीता का जन्मस्थान माना जाता है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत 882 करोड़ 87 लाख रुपए से अधिक है। इसमें से 137 करोड़ रुपए पुराने मंदिर और उसके परिसर के विकास पर और 728 करोड़ रुपए पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 10 साल तक व्यापक रखरखाव पर 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राज्य सरकार ने हाल में मंदिर के निर्माण और पुनर्विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 सदस्यों के ट्रस्ट का गठन किया है। राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स को आखिरकार सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई। ये फिल्म आज देश भर के 4,500 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। लंबे समय से विवादों और कानूनी अड़चनों का सामना कर रही इस फिल्म को अब दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिला है। उदयपुर में जून 2022 में हुई कन्हैयालाल की निर्मम हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। कन्हैयालाल के बेटे यश साहू ने फिल्म को लेकर कहा कि यह फिल्म मेरे पिता के साथ हुई त्रासदी को दिखाती है। ये एक सच्ची कहानी है और मुझे उम्मीद है कि इसके जरिए उन्हें न्याय मिलेगा। जो आतंकवाद की जो दुकानें चला रहे हैं, ठीक है, उनकी दुकानें बंद होनी चाहिए और देश का जो यूथ है वो किसी भी धर्म समुदाय का, उसको पता चलना चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोगों का माइंड वॉश करके इस तरीके का काम करवाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में चुराह में एक कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में सवार 2 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और खाई से सभी शवों को बाहर निकाला। यूपी के बाराबंकी में रोडवेज बस पर एक पेड़ गिर गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर है। 60 लोगों से भरी बस बाराबंकी से हैदरगढ़ जा रही थी। जेसीबी से पेड़ हटवाया गया और करीब 1 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। बस में सवार यात्रियों को पुलिस ने दूसरी बस से भेजा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ शुल्क का मुद्दा हल होने तक उसके साथ व्यापार वार्ता की संभावना से इनकार किया है। एक प्रेस वार्ता में ट्रंप से ओवल कार्यालय में पूछा गया था कि क्या उन्हें भारत पर 50% शुल्क लगाने की घोषणा करने के बाद व्यापार वार्ता आगे बढ़ने की उम्मीद है। इस पर उन्होंने कहा कि तब तक नहीं जब तक ये मुद्दा हल नहीं हो जाता। To follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Mr. President. उधर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो अमेरिका सीधे तौर पर इसमें शामिल हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच शांति स्थापित कराने में सफल रहे। ट्रंप कई मौकों पर दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव समाप्त करने में मदद की। रूबियो ने EWTN के द वर्ल्ड ओवर कार्यक्रम को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि ट्रंप शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो शांति के राष्ट्रपति हैं। And committed to being the president of peace. And so we saw it when India and Pakistan went to war. We got involved directly and the president was able to deliver on that peace. Cambodia and Thailand more recently. Azerbaijan and Armenia. Hopefully we're taping this here today, but on Friday of this week we'll be here to sign an agreement and the beginning of a peace deal there. DRC, Rwanda, a 30-year war, 7 million people killed. We were able to bring them here to sign it. Obviously, peace is not permanent. It always has to be worked and maintained. Yeah. But we're very proud of those initiatives, and we're looking for more. Obviously, the big one being in Ukraine and Russia. We want to see that as well. But we dedicate a significant amount of time to stopping and ending wars. न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।